जय भारत साथियों। कृपया अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का कष्ट करें। अरविंद जी जय भारत। विजय जी जय भारत। प्रताप मौर्य जी नमो बुद्धाय। विजय कुशवाहा जी जय बीआरपी। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी सकुशल होंगे। और अतुल जी, ब्रह्मपाल शक्य जी नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित साथियों को मेरा बार बार नमो बुद्धाय। जय सम्राट जय भारत। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। शैलेंद्र जी जय भारत। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कष्ट करें साथियों। और आज का जो विषय बिंदु है मोस्टली सभी को पता है। धर्मवीर जी, आप फेसबुक पर आकर अपनी बात भी कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर हमें सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। और वो प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि हम किसी मीडिया के भरोसे बैठ करके मिशन को अंजाम नहीं दे सकते हैं। और अपनी बात हमें जन जन तक पहुंचानी पड़ेगी। ये हम सभी भारतवासियों की जिम्मेदारी है। और आजकल की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन समानता, एकता, अखंडता की नहीं है। आजकल की सिचुएशन लूटो, खाओ, मारो, छीन लो, भाग जाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा हड़प पाओ उसका जमाना है। तो वास्तव में अगर आप छीनने, झपटने या दबंगई वाली कैटेगरी में आते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भारतीय सिस्टम को खरीदना पड़ेगा। और जैसा किसी ने एक बार हमारी ही समक्ष बात रखी थी कि साथी सर, इंडिया में सब बिकता है, इंडिया में सब बिकता है और सिर्फ खरीदने वाला चाहिए। और आज ये बात फैक्ट भी है। हमने पूरी तरह नीचे से लेकर ऊपर तक सभी सिचुएशंस को आभास भी कर लिया है, देख भी लिया है। निश्चित तौर पर आज आपके पास अगर पैसा है, आप दबंग हैं, माफिया हैं, तो भारत देश का कोई भी कानून आपको रोक नहीं सकता है। तरीके फ्रंट से अगर रोक रहे हैं तो बैक फुट से निकल आता है। बैक फुट पर अगर समस्या है तो फ्रंट पे निकल आती है। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, एक आम नागरिक, सच्चा भारतीय अगर वो चाहे इस देश में शान से रह ले, अपना अधिकार और सम्मान पाले, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे अपना अधिकार सम्मान कोई देगा इज्जत के साथ।
और अगर आप छीनने जाते हैं अपना अधिकार और सम्मान, तो आपको उन्हीं भ्रष्टाचारियों से, अत्याचारियों से, माफियाओं से, अब वो किस रूप में हैं, जैसे ही आप अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ने के लिए निकलेंगे, सबसे पहले तो आपको निकलने के लिए रोका जाएगा कि आप के बस में ये कार्य नहीं है, इसको मत करिए। एक स्टोरी छोटी सी याद आती है, शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि जब भी आपके दिमाग में कोई कार्य करने की बात आए, आपके मन में कोई काम करने की बात आए, क्रांति करने की बात आए, और आपको लगे कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सुननी चाहिए। क्योंकि ये दुनिया जो है बने पर आपकी ही बजाती है, और जब आपका बिगड़ जाता है तो आपको बजाती है। मतलब ये है कि जब आप इनिशियल स्टेज पे कोई काम करने जाओगे, तो देश और दुनिया के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, खिल्लियां उड़ाएंगे, और ये कहेंगे कि यह कार्य तुम्हारे बस का नहीं है। अगर एक छोटा सा बच्चा स्कूल में टीचर बोले कि बेटा तुम क्या बनोगे, तो निश्चित तौर पर अगर वो बच्चा ये बोल दे कि सर मैं भारत देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो पूरा क्लास उस पर हंस पड़ेगा। यहां तक कि टीचर भी अंदर अंदर उसको मजाक के तौर पर लेगा। तो बात स्पष्ट है कि इस देश के अंदर जो है, अगर आप बहुत बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं और आपका प्लेटफॉर्म जीरो है, आप एक गरीब बाप के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, तो आप वहां पे आपका पहुंचना असंभव है। ये बात फैक्ट है, इसलिए लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर आपका डेडिकेशन और आपने निष्ठापूर्वक ये दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हमें यह कार्य करके दिखाना है, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, आप सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे कम से कम समय में, लेकिन जो मिशन आप बनाएंगे वह मिशन आपका जरूर सफल हो। ऐसे में जो मैं स्टोरी की बात कर रहा था, एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है, अपने भाई के साथ जंगल में घूम रहा होता है, और उसका भाई कुएं में गिर जाता है। मीन्स एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसमें गिर जाता है। मतलब अगर 4 से 5 साल नहीं, 7-8 साल का बच्चा हो, और एक बड़े व्यक्ति को कुएं से निकालना बहुत ही कठिन कार्य था। उसने आनन फानन में पेड़ से, जो जंगल में टहनियां लताएं होती हैं, रस्सी नुमा, जिसको बेल जिसको बोलते हैं, उनको तोड़ा और लपेट के उस कुएं में डाल देता है। खींचते 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 खींचते, मतलब उसको अपने भाई को बचाना होता है। और एक नेचुरल भी बात आपको बता दूं, इमरजेंसी केस में हमारे और आपके अंदर एक अपार ऊर्जा का संचार होता है, और उसके पीछे भी लॉर्ड बुद्धा ने बहुत एक गहरा रहस्य बताया है। उस टॉपिक पे हम बाद में करेंगे। लेकिन विपरीत परिस्थिति में जब आपकी जान जा रही हो, या जब आप अपने को बचाना हो या अपनों को बचाना हो, तो उस कंडीशन में एक बहुत बड़ी एनर्जी का संचार होता है। और उस बच्चे को बताने के लिए जंगल में कोई था नहीं कि तुम इसको खींच नहीं पाओगे, कि तुम छोटे हो, कि तुम्हारे बस का ये है नहीं। उस बच्चे के अंदर एक ही धुन सवार था, मुझे एन केन प्रकारेण अपने भाई को बचाना है। और वो खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। अंत में वह अपने भाई को कुएं से निकाल ही लेता है। गांव में जाता है, लोगों के बीच में चर्चा होती है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं
ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का ये नहीं है, तुमसे होने वाला नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। अब एक तो उस बच्चे ने इतनी मेहनत करके निकाला और दूसरे लोग उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। एक दादाजी बुजुर्ग थे, बहुत ही चिंतक, किनारे बैठे हुए थे। रोते रोते उन दादाजी के पास वो बच्चा पहुंचता है और कहता है, दादाजी हमने इस प्रकार से मेहनत की, बट लोगों को हम पर विश्वास नहीं है या हमारे कार्यों पर लोग जो है विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो दादाजी ने बोला कि बेटा कोई करे ना करे लेकिन मैं करता हूं। बच्चे को फिर आश्चर्य होता है, तो बच्चा ही फिर बोलता है, दादाजी कोई नहीं कर रहा है, आप ही क्यों कर रहे हैं? तो दादाजी बोलते हैं, बेटा क्योंकि वहां पर आपको यह कोई बताने वाला नहीं था कि तुम्हारे बस की ये नहीं है, तुम यह कार्य नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम सफल हो गए अपने भाई को कुएं से बाहर निकाल। तो साथियों, इस जो स्टोरी है, जातक जो कथा है या इंस्पिरेशनल जो पॉइंट हमने बताया आपको, ये बात नेचुरली फैक्ट भी है। क्योंकि जब आप कोई कार्य करने जा रहे होते हैं तो उसमें जिन लोगों को आपका सपोर्ट करना चाहिए वो लोग आपसे यह कहते हैं, आपके बस का कुछ नहीं, आपसे कुछ होने वाला नहीं। अगर इसी पॉइंट को मैं लेकर के आऊं अगर भारतीय राजनीति में, तो मैं आपको बताऊं कि 90% लोग अच्छे लोग हैं इस देश के, और अगर वो 90% लोग यह प्लान बना दें कि हमारा वोट और नोट दोनों सही जगह पर जाएगा, तो कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति नेता बन सकता है, छोटे से छोटा व्यक्ति भी भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, तमाम अन्य राज्यों का मुख्यमंत्री बन सकता है, सम्राट अशोक बन सकता है, सम्राट चंद्रगुप्त बन सकता है, और न जाने क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूं राजनीति में लोग राजनीति को एक इंटरटेनमेंट का विषय बना के बैठे हैं। इंटरटेनमेंट का मतलब कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वहां पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, मतलब रिजल्ट कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब का। केवल सुबह और शाम, सुबह और शाम अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होकर के इंटरटेनमेंट के तरीके से काम कर रहे हैं। उनको यह नहीं पता है कि अगर वर्तमान में हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वर्तमान में हमारे पास कोई संस्था नहीं है, या वर्तमान में हमारे घर में खाने को नहीं है, तो हमें भविष्य के लिए प्लान बनाना चाहिए, भविष्य के लिए हमें सोचना चाहिए। नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी हमें जो है गालियां देगी, इस बात की चिंता नहीं है। कल एक भाई साहब से बात कर रहा था, उन्होंने बताया सर भारतीय समाज की दशा जो है कौओं से, कुत्तों से और यहां तक कि बंदरों से भी गया गुजरा है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं किसी नेता को दोष नहीं दूंगा, मैं किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा, मैं सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जो गलत है, जो पहले से दोषी है, उसको दोष देने से कोई फायदा नहीं है। हमें सॉल्यूशन पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज की ये स्थिति है, समाज को कौवों से सीखना चाहिए। अगर एक कौवा मर जाता है तो वहां पर देखिए न जाने कितने कौवे इकट्ठा हो जाते हैं। और हम लोग अभी हाल में बिलसी में थे, और बिलसी में बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा है।
आप जो भी साथी लोग लाइव आना चाहते हैं हमारे साथ, अभी अंत में आपको मौका दूंगा, कृपया वेट करें। तो बंदरों का बड़ा बोलबाला है, और वो बंदर जो है दिन भर घूमते रहते हैं। एक बंदर कहीं बुरी तरह फंस जाता है, हमारे सामने की बात है, और वह छत से गिरने वाला होता है, और एक लड़का डंडा लेकर के उसको मारने दौड़ता है। कहने का मतलब अगर वो लड़का मार देता उसको तो निश्चित तौर पर बंदर नीचे गिर जाता। इस स्थिति को देखते हुए उस एरिया में जितने भी बंदर थे, कम से कम 15 से 20 बंदर, सब इकट्ठा होकर के उस बच्चे को घेर लिया। अब आप सोचिए, बंदरों में इतनी समझ है, लेकिन इंसान में वह समझ लगातार डाउन होती जा रही है, क्योंकि जो भीड़ इकट्ठा होती है वो क्रांति के लिए नहीं होती है। आजकल जो जितने नेता आपको दिखेंगे भारतीय समाज में, वो भीड़ इकट्ठा करते हैं तो पैसे दे करके, रुपए लेकर के लोग आते हैं, किराए पर लोग आते हैं, खर्चा नेता से लेते हैं तब आते हैं। मतलब जैसे वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, वे नेता का काम कर रहे हैं, वे नेता का काम कर रहे हैं। देश उनका नहीं है, देश के लिए वो बोझ है, और उनको पैसा अगर 500 रुपया दे दो प्रतिदिन तो दिन भर आप घुमा सकते हो। और जो 500 रुपए देकर के कोई भी नेता अगर आपको घुमाता है तो निश्चित तौर पर वो आपको गुलाम ही बनाएगा। जैसे भारत देश के प्रधानमंत्री ने हमारे समाज या देश की तमाम चीजों को छीन लिया। आपका अधिकार सम्मान, अधिकार सम्मान का मतलब नेता तो लोग बनना नहीं चाहते आजकल के जमाने में, नौकरी तक सीमित होते हैं लोग। अगर मैं बता दूं कि नेता बनने की लाइन लगवाऊं लखनऊ में या दिल्ली में, तो युवा लोग तो बहुत कम नजर आएंगे, बुजुर्ग हो सकता भले आ जाए सफेद कुर्ता पजामा वाले। लेकिन वहीं पर अगर नौकरी की मैं बात कर दूं, मैं बता दूं कि इतने किलोमीटर लाइन लगेगी कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये बात फैक्ट है। तो लोग आजकल नौकर बनना पसंद करते हैं, और जो जिनको राजा बनाते हैं गैर जिम्मेदार होकर के, अपने वोट की वैल्यू को ना समझते हुए, और वे राजा उनको गुलाम ही बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो देश की समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र अपील है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, जांचते हुए, परखते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, देश के प्रति और समाज के प्रति। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, तमाम लोग हमारे फेसबुक पर कमेंट करते हैं, व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर आप किसी पार्टी से अटैच क्यों नहीं हो जाते हैं, या किसी के साथ जुड़ क्यों नहीं जाते हैं। साथियों, एक चीज याद आती है, लोग कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसके मित्रों से मिल लीजिए। मतलब समझे, किसके साथ मैं जुड़ूं। हमारा जो मिशन और उद्देश्य है वो भारत देश का अतुलनीय मिशन और उद्देश्य है। उस अतुलनीय मिशन और उद्देश्य को आप समझ सकते हैं, लेकिन ये नेता नहीं समझ पाए। उदाहरण मैं आपको बता दूं, बिलसी विधानसभा में आरपी मौर्य ने, बहन शिल्पी जी का नाम, सबसे पहले लगभग 2.5-3 महीने पहले घोषणा की, और बिलसी विधानसभा से अभी तक कोई मौर्य कैंडिडेट नहीं उतरा था। उतरे भी होंगे एक दो, तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था। हमारे आते ही बिलसी में मौर्य कैंडिडेट 5 हो गए, समझिए। उसके बाद बिलसी का जब चुनाव होता है तो आरपी मौर्य को जेल में रखा जाता है, मतलब जेल के बाहर रखकर यूपी का, मतलब बिलसी विधानसभा का चुनाव संभव नहीं था और न उनके पक्ष में जाता। अब क्या होगा,
वहां की जागरूक जनता ने क्या निर्णय लिया होगा वो तो पता चलेगा बाद में। लेकिन मेरा मतलब अपनी पहचान की हम बता रहे हैं। दलालों की, भ्रष्टाचारियों की कोई पहचान नहीं होती है, और अगर उनके साथ आप बैठोगे उठोगे तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे आप वही बन जाओगे, और अंत में आपकी जिंदगी का अस्तित्व तो खत्म ही हो जाएगा, साथ ही साथ आपका मिशन भी खत्म हो जाएगा। अक्सर लोग मिशन को खत्म करने के लिए अच्छे लोगों से भी गठबंधन करने की फिराक में रहते हैं। और रही बात गठबंधन की, गठबंधन उसके साथ होता है जिसके विचारों में समानता होती है। तो बीआरपी के विचारों को लेकर के कौन सी पार्टी है जिनके विचार मिलते हैं? कुछ लोग जातीयता की बात करते हैं कि हमारे समाज में फला 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 लोग पार्टी चला रहे हैं, उनके साथ मिलकर के चलाइए। इतिहास गवाह है कि जितना एकीकरण के लिए आरपी मौर्य ने मेहनत किया है, प्रयास किया है, उतना अभी तक किसी ने नहीं किया। और इन सब चीजों को देखते हुए इस कंक्लूजन पर हम पहुंचे हैं कि एकीकरण संभव नहीं है। अब आपको सभी में बेस्ट ढूंढना है कि वह कौन सा मार्ग है, वह कौन सा प्लेटफॉर्म है जो भविष्य में रेड़ का पेड़ नहीं बरगद का पेड़ बन पाए, बट वृक्ष बन पाए, जिसमें ऐसी तमाम टहनियां हों कि जिसका लाइफ हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक बना रहे और कभी वो गिरने ना पाए। तो निश्चित तौर पर वो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जो स्ट्रक्चर और योजना है वह किसी भी पार्टी से मैच नहीं करती है, और उसको किसी से गठबंधन करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने को मजबूत करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में हर जाति बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रावधान है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि सर आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अन्य लोगों में कौन था राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ रहा हूं कि हमारे बगल में कोई आए अन्य जाति बिरादरी का व्यक्ति और बैठ करके आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाए। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, जिनके अंदर थोड़ी बहुत योग्यता है वह कहीं ना कहीं दलाली कर रहे हैं, और जो भाई राजनीति में नहीं है या फुल टाइमर राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, उन लोगों की वहां तक अभी सोच नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, वास्तव में अगर देखा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात, तो ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। रातों रात जगना पड़ता है, बिना खाए भी काम करना पड़ता है, अंदर का कभी कभी दर्द किसी को बताना भी नहीं पड़ता है। और इतिहास में हमारे तमाम महापुरुषों ने इस प्रकार की वेदना को सहा है आपके उत्थान के लिए। और इन सब चीजों को देखते हुए बीआरपी अपने आप में परफेक्ट है। और गठबंधन ना करने के एक रीजन और भी है। गठबंधन तो हम किसी से कर लें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा और रिश्ता, आपका रिश्ता अगर एक बार बने तो आजीवन वो बना ही रहे, वो कभी टूटे ना, कभी बिखरे ना। आज हमने गठबंधन कर लिया किसी के साथ, आज वो हमारे साथ है, कल बीजेपी में मुंह मार रहा है, परसों सपा में मुंह मार रहा है। ओम प्रकाश राजभर को देख लो ना, ऐसे तमाम लोग हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी को ले लो, पहले भागीदारी मोर्चा, संकल्प मोर्चा, फिर परिवर्तन मोर्चा, फिर तमाम और प्रकार की जो चीजें हैं। हम उस टॉपिक पे ना जा करके आज के विषय बिंदु की तरफ आते हैं। साथियों, मेरा मतलब इस तरीके से अगर अदला बदली सिर्फ सीट के लिए होना है तो हमें ऐसे सीट नहीं चाहिए। माफी चाहता हूं, हमें ऐसी सीट नहीं चाहिए। धोखाधड़ी से, जनता को गुमराह करके,
पैसे बांट करके, किसी अन्य प्रकार से झूठ और फरेब बोल करके मुझे सीट जीतने की ना आदत है और ना बीआरपी का मिशन। बीआरपी का मिशन पूर्णतः स्पष्ट है। जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे भविष्य में कैंडिडेट होंगे, हम इन लोगों की तरह नहीं करेंगे कि जो है 2 दिन रह गया तो हम कैंडिडेट की घोषणा कर रहे हैं। बिलसी विधानसभा में मैं आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पे बीजेपी के लिए, बीजेपी में कम से कम 10 लोगों ने आवेदन किया था। कांग्रेस में 4-5 तो रहे ही होंगे, सपा में भी 10 लोग थे। अब आप सोचो, किसी एक का टिकट कंफर्म हुआ, वो भी जब 10 दिन चुनाव रह गया तब। अब बेचारे बाकी कहां जाएंगे? अगर उनको टिकट नहीं देना था तो उनको भरोसा क्यों दिलाया? तो यहाँ पर रेटिंग होती है पैसे की, रेटिंग होती है गुलामी की, रेटिंग होती है तमाम अन्य प्रकार की कंट्रोलिंग की। अब मैं लोगों की सोच को मैं बता रहा हूं। अगर वहां पे जितने कैंडिडेट ने आवेदन किया था, अगर वो स्वतंत्रता पूर्वक लड़ जाते तो मैं बता दूं आपको, ना सपा को वोट मिलता और ना बीजेपी को वोट मिलता, कोई ना कोई निर्दलीय व्यक्ति जीत जाता। लेकिन उनकी सोच क्या है? सोच ये है, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, सपा बहुत बड़ी पार्टी है, मतलब इनका एकाधिकार हो गया। उनकी सोच ये है ही नहीं है कि हम एक स्वतंत्र विधायक बन सकते हैं, और अगर होती भी है तो आगे सिस्टम में प्रॉब्लम भी है, जैसा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। खैर, वक्त आने पर उसका भी जवाब हम देंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। साथियों, मेरा आप सभी से पुनः यही अपील है कि हम रुक चुके हैं भगवान बुद्ध की तरह, और अब आपको भी रुकने की जरूरत है और एक सही, स्वतंत्र और दूरदर्शी प्लेटफॉर्म के मार्ग पर चलते हुए भविष्य के नव निर्माण की तैयारी हमें करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल हम उस परचम को जरूर लहराएंगे जो आज के लगभग 2000 साल पहले था। साथियों, आज का जो मेन विषय बिंदु है वो यह है कि दिल्ली पुलिस ने सम्राट अशोक का जो लोगो है उसके साथ छेड़छाड़ किया है। हमारे कुछ विद्वान साथी लोग सोशल मीडिया पर ये प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमारा लोगो नहीं छेड़ा है। बड़ी हंसी आती है, और खैर नादान है तो कोई बात नहीं, चल जाता है। मतलब समझे, आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई है और 10-12 चोर जा रहे हैं, अगर उन चोरों ने आपकी गाड़ी पर नजर नहीं डाला तो आप उनको धन्यवाद देते फिर रहे हैं। मैं दिल्ली पुलिस को चोर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं। एक छोटी चीज और मैं आपको बताऊं कि जैसे एक राजा के बगल में दूसरा राजा अगर खड़ा हो जाए, या भारत देश की बात आप ले लीजिए, भारत देश का एक ही प्रधानमंत्री होता है और उस प्रधानमंत्री के बगल में एक और प्रधानमंत्री बना के हम खड़ा कर दें, तो आप ये मुझे बताइए कि पहले वाले प्रधानमंत्री का अपमान हुआ और या सम्मान हुआ? जबकि हमने अगले वाले प्रधानमंत्री को, पहले वाले प्रधानमंत्री को छेड़ा नहीं है, हमने उसी के बगल में टू कॉपी एक दूसरा प्रधानमंत्री, मीन्स लोगों की मैं बात कर रहा हूं, वो लोगो बना के लगा दिया। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो पहले वाले प्रधानमंत्री थे उनका अपमान हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और जब आपने बगल में 2-2 प्रधानमंत्री खड़े हो गए तो निश्चित तौर पर जनता की जो नजरें हैं वह दोनों पर जाएंगी। जनता की जो आदत है एक्सेप्ट करने की,
वो दोनों को बराबर नजर से देखना शुरू करेगी। और एक दिन क्या होगा, पहले वाला प्रधानमंत्री ना रहे तो जनता कहेगी चलो कोई बात नहीं, दूसरे वाले प्रधानमंत्री से हम काम चला लेते हैं। ठीक वैसे ही इसी लॉजिक पे दिल्ली पुलिस काम कर रही है। और ये दिल्ली पुलिस नहीं काम कर रही है, दिल्ली पुलिस के बस का नहीं है कि वो आपका लोगो चेंज कर दे। दिल्ली पुलिस के बस का बात नहीं है कि वो आपके सम्राट अशोक की लाठी मीन्स राष्ट्रीय चिन्ह के बगल में दूसरा कोई चिन्ह रखे या उसको लगाए। ये हमारे गृह मंत्रालय मिस्टर अमित शाह के निर्देशानुसार हो रहा है। अब आपको पता होगा कि वे लोग इस मिशन पर काम कर रहे हैं। और आज अगर आपने इन चीजों को एक्सेप्ट किया, हमारे उन सभी विद्वान साथियों से मेरा निवेदन है कि मेरा नंबर 8076615402 है। ऐसे विद्वान साथी एक बार हमसे जरूर संपर्क करें जो दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दे रहे थे। और इस कंडीशन में अगर दोनों लोगों सामने आ गया, एक दिन आपके सम्राट अशोक की लाट को मीन्स लोगों को अगर हटा दिया जाएगा तो भी आप यही कहेंगे कि ये लोगो तो बहुत पहले से चला आ रहा था और इंडिया गेट वाला लोगो तो है ही है, सम्राट अशोक वाला लोगो हो या ना हो काम चल जाएगा, अर्थात आप काम चला लेंगे। और ये भारतीय समाज में विशेष तौर से मौर्य समाज बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव का मतलब उसको बोलते हैं संतोषम परम धनम, संतोष बहुत जल्दी करता है और दूसरों को खुशहाल बनाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देता है। ये आदत है, मतलब ब्लड में ही है, क्या करोगे। तो इतना खुश मत बनाइए लोगों को कि वे आपका अस्तित्व तक मिटा दें। आप खुश बनाइए, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही महानता की बात है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि अपना वो अस्तित्व बचाए रखिए। अगर आपका अस्तित्व खत्म हो गया तो मैं बता रहा हूं कि आप कीड़े और मकोड़ों की जिंदगी इस देश में बिताओगे और कोई पहचान नहीं होगी। और स्पेशली मैं फोर्स आपको ही इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सम्राट अशोक की लाट भारत देश की ललाट पर विराजमान है। विदेशों में लोग जितना सम्मान करते हैं उतना भारत देश में शायद ही करते। मीन्स भारत देश की पहचान सम्राट अशोक भगवान बुद्ध से है, लेकिन उन्हीं सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध को मानने वाले इसी देश में गिने चुने लोग हैं। मौर्यों में ही 1/4 मानते होंगे और दूसरे समाज के लोग जिम्मेदारी ही नहीं उठाते हैं। वो जातीयता पर आ जाते हैं और कहते हैं भगवान बुद्ध अगर शाक्य थे, सम्राट अशोक और मौर्य थे तो वो हमसे क्या लेना देना है, वो मौर्यों के भगवान थे और मौर्यों के नेता थे। मैं आपको बताऊं साथियों, इस सम्राट अशोक ने कभी मौर्य नहीं लिखा, भगवान बुद्ध ने कभी शाक्य नहीं लिखा, और उन्होंने हमेशा मानव जाति के लिए काम किया है, हर वर्ग हर समुदाय के लिए काम किया है। और उन्होंने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिनसे सभी धर्म निकलते हैं, सभी उनके पार्ट हैं। तो पूरे विश्व कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया, किसी जाति बिरादरी के लिए कार्य नहीं किया। और हम इसलिए तरफदारी करते हैं, हम बार बार उनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके कार्य महान थे। अगर वे कभी किसी भी वर्ग समुदाय से होते तो भी मैं उनके नाम की बार बार आराधना करता, उनके मार्ग पर चलता। मुझे जाति बिरादरी की बात से नहीं मतलब है, हमें मतलब है इस देश की समस्याओं के समाधान से और उचित मार्गदर्शन से। और अगर भगवान बुद्ध सम्राट अशोक हमारी ही जाति बिरादरी से हैं या हमारे पूर्वज हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए फक्र की बात है और हमारा सीना और ज्यादा चौड़ा होता है, गौरवान्वित होता है। और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं देश और समाज के प्रति वे और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों को तन मन धन से निभाने की जरूरत है। साथियों, अब ये जो लोगो चेंज किया गया है
अब इस लोगों को लेकर के सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी और आपकी है ही है। दूसरे, इस देश में तमाम सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं, तमाम पार्टियां काम कर रही हैं, ठीक है। मैं किसी पार्टी को का विरोध नहीं करता, मैं किसी संगठन का विरोध नहीं करता। एक होता है कि कई सारे संगठन चल रहे हैं तो अपने अपने में सब अपने अपने को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि सभी संगठनों से और सभी पार्टियों से मिलकर के ही यह देश बना हुआ है। तो अगर सम्राट अशोक की जो विरासत है, मीन्स भारत देश की जो विरासत है, अगर उस पर खतरा आ रहा है तो ये आरपी मौर्य की, बीआरपी की, इनेलो की, या हमारे जो सगे संबंधी है, हमारे बीआरपीएन भाई है, सिर्फ उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी सामाजिक संगठनों की और पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर सम्राट अशोक का चिन्ह हटा या इस देश से इग्नोर किया गया तो आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है जो आप अपने आप को बता सकोगे। मीन्स ये बहुत बड़ा खजाना है जिसकी कोई भी कीमत आप नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा उन सभी सामाजिक संगठनों से निवेदन है, पार्टियों से निवेदन है कि कल परसों 27 को दिल्ली में जो मीटिंग बुलाई गई है, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उस कॉन्फ्रेंस में अगर समय है तो निकाल कर आप पहुंचे। अगर किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजें। रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं आ पाते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय को और राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र जारी करें, डीएम के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से, जैसे भी आप भेज पाए वो लेटर उन्हें भेजें और उनके इस निर्णय को वापस लेने का अनुरोध करें। क्योंकि ये जो नया लोगो है वो सम्राट अशोक मीन्स भारत का जो मीन्स दिल्ली पुलिस का जो राष्ट्रीय प्रतीक है या प्रतीक जो चिन्ह है, उसका हम ये नहीं कहेंगे कि अपमान कर रहा है, लेकिन उसके लिए खतरा जरूर बन रहा है और कहीं ना कहीं बराबरी की बात कर रहा है और जो एक तरीके से अपमान है। और व्यक्तिगत तौर पे जितने भी लोग हैं अगर वो हमें अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो व्यक्तिगत नाम से भी लेटर गृह मंत्रालय को और राष्ट्रपति को डिस्पैच कर सकते हैं। और ये लेटर हमारे व्हाट्सएप नंबर से आपको मिल जाएगा, आपको हम फॉर्मेट इसका भेज देंगे। अगर आप अपने आप में परफेक्ट हैं, लेटर लिखने में सक्षम हैं, मैटर को समझ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर आप खुद लेटर को लिख सकते हैं और भेज सकते हैं गृह मंत्रालय को और राष्ट्रपति महोदय को। साथियों, अब विषय क्या है समाज के तो मोस्टली बातें सभी लगभग हो ही गई। कुछ पॉइंट्स हमने नोट कर रखे थे कि इन टॉपिक पे हम बात करेंगे, मोस्टली लगभग कवर ही हो चुकी हैं। और हमें लगातार लग करके विरोध, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अभी एक भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं इस मुद्दे पे नहीं उस मुद्दे पर काम करना चाहिए, इससे बड़े मुद्दे और हैं तमाम, रोजी रोटी का मुद्दा है। कोई कहता है कि पार्टी बना के चलते हैं, कोई कहता नहीं पहले संगठन बना लेंगे तब काम करेंगे। मतलब जितने भी आपको नेता दिखाई देंगे फील्ड में उतने प्रकार के विचार हैं। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस फील्ड में परफेक्ट बनता है वह उस फील्ड की जिम्मेदारी संभाल ले। आरपी मौर्य सिर्फ अकेला सब कुछ नहीं कर पाएगा और न मैं करना चाहता। दूसरी बात क्या है, एक काम करके दूसरे काम को आप नहीं रोक सकते। मीन संगठन पहले बना लेंगे, इंतजार करेंगे 100 साल, फिर पार्टी बनेगी, फिर पार्टी बनेगी तो संगठन जो है अगले साल इंतजार करेगा, या तमाम अन्य प्रकार की जो चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब है संगठन और पार्टी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर इसे पैरेलल में चलाने की जरूरत है। और छोटे छोटे जितने संगठन चल रहे हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि वे लोग एक चेन बनाएं। और इनलो, इंडियन नेशनल यूनाइटेड लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कई संगठन जुड़े हुए हैं और उनके साथ मिल करके निश्चित तौर पर
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स अशोका राज्य की स्थापना के लिए अग्रसर हो, क्योंकि अंतिम विकल्प और अंतिम मार्ग वही है। और राजनीतिक पार्टियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर प्रतिस्पर्धा में रहना चाहते हैं तो ठीक है, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पे हम सभी को एक हो जाने की जरूरत है। साथियों, कोई भाई साहब हैं, सुरेश जी, आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आप लाइव चैट पर आना चाहते हैं, कुछ आपके प्रश्न हैं जो कमेंट के माध्यम से नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और अपना लाइव चैट का जो रिक्वेस्ट है वो मुझे भेज सकते हैं। हम जोड़ रहे हैं सुरेश जी को। और सुरेश जी, हेलो। हाँ सुरेश जी, बताएं कैसे हैं? सभी साथियों को जय भारत। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विषय पे आपने चर्चा किया कि जो हमारे पूर्वजों का निशानी है, जिस तरह से षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं मिटाने का, तो मैं ये कहीं ना कहीं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग आकर एकजुट होकर कहीं ना कहीं साथ दें और इसका खुला विरोध करें, क्योंकि अगर जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे, ये अपने षड्यंत्र में ऐसे ही कुछ ना कुछ तर्क लेकर मिटाते रहेंगे। जैसे अशोक स्तंभ गायब कर दिया जाता, कहीं तोड़ा जाता है, तो ये हम पूछना चाहते हैं इनको नफरत क्यों है इस बात को लेकर। ये राजनीतिक समझिए यार, व्यवस्था देश में दो प्रकार की चल रही है, एक समतावादी व्यवस्था, एक विषमतावादी व्यवस्था। अब चोर से बोलोगे चोरी क्यों करते हो, ये कोई बात है? उसका धर्म ही वही है चोरी करना, उसका कर्तव्य ही वही चोरी करना है। हाँ बिल्कुल सर। वो एक मनवादी व्यवस्था को कायम करके देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, और आप उन्हीं से पूछ रहे हो नफरत क्यों है? भारतीय संविधान समानता, एकता, अखंडता की बात करता है। सम्राट अशोक का की जो लाट है, या भगवान बुद्ध की जो विचारधारा, वो समानता, एकता, अखंडता की बात करता है। इतनी सी बात जो है वो समझ में हर किसी को आ जानी चाहिए शॉर्टकट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कुछ कहना तो है? जिस तरह मेरा यही सभी साथियों से कहना है कि सब लोग मिलकर इसका विरोध करें। हाँ ठीक है, और आप सबसे पहले तो आप ये शुरुआत करिए विरोध का। आप गुजरात में हैं वर्तमान में? हाँ गुजरात में है ना? हाँ गुजरात में है। वर्तमान में आप गुजरात में हैं? हाँ बिल्कुल सर। गुजरात में पांडेसरा में एक मीटिंग बुलाइए सभी की जी, और कई सारे लोग वहां पे जानते भी हैं, ठीक है? हम ऑलरेडी गुजरात जा चुके हैं एक कार्यक्रम में। जी जी। सभी को मैं बोल दूंगा मीटिंग आप अटेंड करवाइए, और वहां का जो डीएम है सभी से साइन करवा करके एक लेटर वहां पे जो है गृह मंत्रालय को और भारत सरकार मीन्स जो है राष्ट्रपति महोदय को भिजवाइए। जी सर। जितनी जल्दी हो पाए। वहां पर गुजरात में अभी चुनाव नहीं हो रहा है, यूपी में कुछ चल रहा है जो भी है कंटगंट, लेकिन वहां पर अभी नहीं है, ठीक है? तो वहां पर एक काम आसानी से हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, आचार संहिता वगैरह नहीं लगी हुई है, तो ये काम आप सबसे पहले शुरू करिए। सुरेश जी, बिल्कुल सर, समझ रहे हैं जी ना? सर बिल्कुल। और तमाम जो साथी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, बीआरपीएन्स को ये निर्देश दिया जा रहा है कि वे प्रत्येक जिले में मीटिंग का आयोजन करें उत्तर प्रदेश के, और डीएम के माध्यम से ये ज्ञापन दें, और बहुत जल्दी ही ये धीरे धीरे आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। और निश्चित तौर पर हमें इसे रोकना होगा, हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो धीरे धीरे जब हम किसी चीज को एडजस्ट करते हैं ना, मीन्स जैसे अंग्रेज हमारे पर यहाँ पर आए, उन्होंने होने की जगह मांगी, उसके बाद फिर धीरे से बैठ गए, और धीरे से बैठने के बाद लेटने की व्यवस्था उन्होंने बना ली। तो ठीक यही कंडीशन यहाँ पर ये होने वाली है। तो हर प्रकार से हमारा जो विरोध है वो जारी रहना चाहिए, एक तो आंदोलन के माध्यम से, अनशन के माध्यम से, दूसरा राजनीतिक फाउंडेशन के माध्यम से,
तीसरा संगठनात्मक फाउंडेशन के माध्यम से, और चौथी बात सोशल मीडिया पर जो रेवोल्यूशन हम लोगों को क्रिएट करना है लगातार। जी सर। एक क्रेजिंग पैदा करनी है, अपनी बात पूरे देश में अपने माध्यम से पहुंचानी है। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा, और विशेष तौर से हम उन युवा साथियों से अपील करेंगे जो सोशल मीडिया में माहिर हैं। तो वे लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, ब्रॉडकास्ट बनाएं, कई सारे पेजेस बनाएं, और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को शेयर करें। और यह काम सिर्फ आरपी मौर्य का नहीं है, हम सभी का है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतना समय आप अपने लिए, अपनी जो व्यक्तिगत लाइफ है उसमें से निकाल के समाज और देश के लिए जो है निकाल सकते हैं। जी सर। सुरेश जी, और कुछ कहना है आपको? बस यही, कुछ और कुछ खास नहीं करना है, बस मेरा यही सभी से निवेदन है कि एकजुट बने और सब लोग मिलकर इसका विरोध करें। और अन्य साथी लोग भी इस तरीके का प्रयास करें। सुरेश जी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के लिए लगातार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और आप वर्तमान में बलरामपुर से कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी आप जो है गुजरात में रह रहे हैं, और वहां से ही बैठे बैठे पूरे इंडिया में जो है बीआरपी सोशल मीडिया का विशेष तौर से प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। आप जैसे युवाओं का बीआरपी तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और अगर किसी भी भाई के कोई प्रश्न हैं निश्चित तौर पर, तो वे अभी लाइव आ सकते हैं। आपके मन की जो जिज्ञासा है, या तमाम लोग जो इस प्रकार के कमेंट करते हैं पीछे से, वो भी प्रश्न अगर आपके माइंड में है A to Z इंडिया का, अब ऐसे प्रश्न मत पूछ दीजिएगा कि जो 10वें प्रधानमंत्री की माता जी का क्या नाम था। ये प्रश्न मैं बताने कभी ना बताता हूँ, ना बताऊंगा, जो गूगल का काम है। गूगल का काम नहीं। इसलिए मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सभी लोग बड़े ही समय निकाल करके मुझे देख रहे हैं। इसके लिए मैं आपका दिली आभार व्यक्त करता हूँ। और दिल्ली में जो 27 तारीख को मीटिंग है, जो लोग यहाँ पास पड़ोस से, दूर से मत आए, दूर से आने की जरूरत नहीं है, वो लाइव चैट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो काम 2 रुपए में है वो 200 रुपए में करना पड़े। तो जो लोग यहाँ पास पड़ोस के हैं, क्षेत्र के हैं, वही लोग आए, और जो लोग बाहर से हैं उनको मैं विशेष तौर से कहूंगा कि आप अपनी जो मंत्रणा है, अपना जो सुझाव है, वो सारी चीजें आप फोन के माध्यम से या वहां पर मीटिंग बुलाइए, और लेटर के माध्यम से आप इसे राष्ट्रपति को, गृह मंत्रालय को भेजिए। और ये तो सिर्फ हम इंटीमेशन दे रहे हैं, और आगे चल करके हम इस रेवोल्यूशन को, मीन्स क्रांति को और आगे बढ़ाएंगे, और जिसमें आप सभी का साथ और सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। साथियों, एक चीज और बता दूं कि आप लोग की जिम्मेदारी में भी आता है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति जो है कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन वो संगठन, पार्टी या कोई बड़ा काम करना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास कितना भी पैसा हो, फिर भी समाज सेवा के लिए वो पैसा कम पड़ेगा। जो भी व्यक्ति, नेता, मंत्री ये कहता है कि मैं बहुत अमीर हूं, उनके पास कुछ नहीं है, फला के पास कुछ नहीं है, मैं बहुत अमीर हूं, मैं ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, तो मैं बता दूं कि ऐसे नेता मूर्ख होते हैं, उन्हें संगठन का नियम और कानून नहीं पता होता है। भगवान बुद्ध को आप ले लीजिए, भगवान बुद्ध राजा के बेटे थे, और सम्राट अशोक भी राजा के बेटे भी थे और राजा भी थे। अब आप सोचिए जरा, सम्राट अशोक के जमाने में भारत देश सोने की चिड़िया थी, और जब भारत देश सोने की चिड़िया थी, तो आप सोचो कि सम्राट अशोक कितने अमीर रहे होंगे। लेकिन जब उन्होंने धम्म के मार्ग को अपनाया, तो वो भगवान बुद्ध के मार्ग पर चले, और जैसे भगवान बुद्ध ने जो है गांव-गांव जाकर के भिक्षा पात्र, मतलब लोगों से सहयोग लिया, वैसे ही सम्राट अशोक ने भी जो है अपने राज का जितना खजाना था पहले लुटा दिया। अब बहुत ज्यादा डीप में वहां एक एक लाइन का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने क्या से क्या किया। पहले जो उनके पास पैसा था उसका तो उन्होंने खूब अंधाधुंध खर्च किया। खर्च करने के बाद अगर धम्म का प्रचार प्रसार करना हुआ विदेशों में या अन्य देशों में, तो निश्चित तौर पर दूसरे के साथ और सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो है वो आपकी पार्टी है, अपनी पार्टी है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये अपनी पार्टी है। और भविष्य में
आप नेता या ना बनो, लेकिन आपके बेटे को, आपकी बेटियों को अगर उनके मन में इच्छा जाहिर हुई कि मुझे नेता बनना है, तो मैं बता रहा हूं कि बीआरपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रतिभाओं का हनन किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है कि वह अपने पैसे से चलाएगा, अपनी हुकूमत जो है निर्धारित करेगा। यह संविधान की पार्टी है, संविधान इसका मालिक है और संविधान के निर्देशानुसार, उसकी समीक्षा के अनुसार जो भी योग्य होगा वो पार्टी का नेतृत्व करेगा। इसलिए पूरी तरह दरवाजे आपके और आने वाली पीढ़ी के लिए खुले हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपको तन, मन और धन तीनों से पार्टी को सपोर्ट करना है और इसमें मुझे लगता है कि आपका कोई नुकसान नहीं है। और जितना आप अर्निंग करते थे, महीने में अगर आप 10,000 15,000 कमा रहे हैं तो 100 रुपए देने में कोई बुराई की बात नहीं है। और हमसे मीन्स भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से जिस प्रकार का भी आप काम लेना चाहते हैं, 24 घंटे आपकी सेवा में समर्पित है। तो एक कदम आपकी तरफ से और एक कदम हमारी तरफ से, निश्चित तौर पर हम एक दिन अपने मिशन में सफल होंगे, लेकिन दोनों तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मीन्स ईमानदारी से आप भी और ईमानदारी से हम भी। तो कभी भी ना आपको पछताने की जरूरत पड़ेगी और ना हमें पछताने की जरूरत पड़ेगी और हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। तमाम संगठनों को आपने देखा हुआ बने और बैठ गए, बने और बैठ गए। बहुत सारी कमियां रही हैं, समाज की भी रही होंगी, नेताओं की भी रही होंगी, मैं उन पर फोकस नहीं करूंगा, लेकिन बीआरपी में कोई ऐसी कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से अगर कमी नहीं हुई तो बीआरपी का मिशन निश्चित तौर पर सफल होगा। इसी उम्मीद के साथ साथियों मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। आप सभी ने इतनी देर हमें सुना, इसके लिए मैं पुनः आपका दिली आभार व्यक्त करता हूं। निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में इस पोस्ट को शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में जो लोग बीआरपी से नहीं जुड़े हैं वे जुड़े। हमारा मोबाइल नंबर 8076615402, डायरेक्ट आप हमसे बात भी कर सकते हैं और अपना आधार कार्ड और फोटोग्राफ हमें इस नंबर पर भेज करके भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य भी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।